हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित आईएएस के यूट्यूब चैनल में आज हम पढ़ेंगे जो सिविल सर्विसेज आईएएस के 2021 के प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। हम आज उन पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा आज का है ये पेपर 2021 का सॉल्यूशन है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं, अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र जीएस का पेपर फर्स्ट होगा और पेपर जो होगा वो 2021 का होगा। सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र के आधार अध्यायवार पूछे गए प्रश्नों की संख्या, यानी किसमें किस विषय से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, भारतीय इतिहास से 15 क्वेश्चन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय राज्य व्यवस्था से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, भारतीय अर्थव्यवस्था से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और भारतीय कृषि एवं वाणिज्य व्यापार से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व एवं भारत का भूगोल से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और अन्य से भी 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है। तो पहला ऑप्शन है असल्क मीन जिसे कैटफिश कहते हैं, दूसरा अष्टभुज जिसको ऑक्टोपस कहते हैं और तीसरा सीप आयस्टर है और डी ऑप्शन हवासिल पेलिकन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। अब क्यों होगा यहाँ ध्यान देना, सीप फिल्टर फीडर है जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी पंप करके पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो एक छलनों के रूप में कार्य करने वाली संरचना के माध्यम से पानी में जाकर भोजन प्राप्त करते हैं। सीप, स्पंज व मसल्स इसी श्रेणी के उदाहरण में आते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व में निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन चक्र, दूसरा है नाइट्रोजन चक्र, तीसरा है फास्फोरस चक्र और डी है सल्फर चक्र। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा ये सही होगा। अब क्यों होगा यहाँ ध्यान देना, पृथ्वी पर फास्फोरस का अधिकांश भाग चट्टान और तलछटी निक्षेपों से बंधा हुआ है जहाँ से इसे अपक्षय लीचिंग और खनन द्वारा छोड़ा जाता है। फास्फोरस चट्टानों, पानी, मिट्टी और तलछट और जीवों के माध्यम से एक चक्र में चलता है। समय के साथ बारिश और अपक्षय के कारण चट्टानें फास्फेट आयनों और अन्य खनिजों को छोड़ती हैं। यह अकार्बनिक फास्फेट तब मिट्टी और पानी में वितरित किया जाता है। अब हम आगे और देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपरदाहारी जिसे डेट्राइटियोर कहते हैं। पहला है केचुआ, दूसरा है जेलीफिश, तीसरा है सहस्त्रपादी जिसे मिलीपीड कहते हैं, चौथा है समुद्री घोड़ा और चौथा क्वेश्चन। अब हम इसका जो आंसर होंगे देखेंगे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो पहले में दिया हुआ है केवल 1, 2 और 3, फिर दिया हुआ है केवल 2, 3, 4 और 5, फिर दिया हुआ है ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 5 और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो ऑप्शन होगा हम देखेंगे तो पहला जो इसका ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें जो पांचवा ऑप्शन है वो पांचवा ऑप्शन है कास्ट यूका। इसमें जो पांचवा ऑप्शन दिया हुआ है उसे कास्ट यूका कहा गया। पांचवा ऑप्शन जो है वो कास्ट यूका है। पांचवा ऑप्शन क्या है, कास्ट यूका। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना पांचवा ऑप्शन, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, जो तीन मतलब यानी 1, 2, 3, 4 और 5 सही है। ठीक, तो दिया हुआ जीव अपरदाहारी डेट्राइटियोर अकशेरुकी कीड़े होते हैं जिसे कि घुन, व्रिंग, तितलियां और मक्खियां, घोंगे और मिट्टी में रहने वाले केचुए और वुडलाइट्स आदि होते हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम जो चौथा क्वेश्चन है
तो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समूहों में किसमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, जो सहजीवी संबंध बना सकती हैं। अब हम देखेंगे, पहला दिया हुआ है नाइडेरिया, दूसरा दिया हुआ है कवक या फंजाई, कवक को ही फंजाई बोलते हैं, और तीसरा दिया हुआ है आदि जंतु जिसे हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि सिम्बायोसिस 2 या अधिक विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ पारिस्थितिक संबंध हैं। ठीक, तो शैवाल के बीच को सहजीवी कहा जाता है। ठीक, कैंडियन और डायनोफ्लेजिबल शैवाल के बीच संबंध को सहजीवी कहा जाता है। कवक से जुड़े 2 संबंध पारस्परिक संबंध माइकोराइजा और लाइकेन है। प्रोटोजोआ में सहजीवन ज़्यादातर प्रोटोजोआ और एक कशेरुकी सहजीवन बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया या एक कशेरुकी शैवाल का प्रोटोजोआ और एक बहुकोशिकीय जीव जुगाली करने वाले दीमक, लकड़ी खाने वाले तिलचट्टे आदि के बीच एक करीबी पारस्परिक संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। अतः एक कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक, अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि पुनः संयोजित जिसे हम रॉकएम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम इसमें देखेंगे, पहला दिया हुआ है इन वैक्सीनों के विषय में आनुवांशिकी इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणु और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। तो अब हम देखेंगे जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन दिया हुआ है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन में दिया हुआ है, पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों होगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग व्यापक शब्द है जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उपयोग किसी जीव की आनुवांशिक संरचना में हेरफेर करने के लिए किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक विधि है। हालांकि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर टीके मुख्य रूप से वायरस का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं। उन्हें बैक्टीरिया का उपयोग करके भी विकसित किया जा सकता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंडों के अंतःपात्र जिन्हें इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिक प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है, पहला ऑप्शन है। और जो दूसरा ऑप्शन है किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है ना कि पिता से। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो पढ़ना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और चौथा ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी केवल 1 सही होगा। अब क्यों होगा अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल रोग माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पहले या बाद में की जा सकती है। 2 माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन तकनीकों को विकसित किया गया है, मातृधुरी स्थानांतरण और परमाणु हस्तांतरण। मातृ स्पिंडल ट्रांसफर में वाहक माँ के क्रोमोसोम स्पिंडल तंत्र को उसके अनफर्टिलाइज्ड ओसीसीट से हटा दिया जाता है और डोनर मदर के अनफर्टिलाइज्ड और एनक्लुएटेड ओवोसीट में डाल दिया जाता है जिसमें सामान्य mtDNA होता है। ये था। अब हम इसको और पढ़ेंगे भी, इसमें आगे जो दिया हुआ है परमाणु हस्तांतरण। परमाणु हस्तांतरण में
वाहक माँ और दाता माँ के ओयोसाइट दोनों को पहले इन विट्रो में निषेचित किया जाता है। वाहक माँ के प्रोन्यूक्लियस को सामान्य mtDNA युक्त दाता में एन्यूक्लिएटेड ओवोसीट में डाल दिया जाता है और भ्रूण में IVF द्वारा वाहक माँ में लगाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन दृष्टिकोण सामान्य है। एक विशिष्ट उत्परिवर्तन को लक्षित करने के बजाय MRT लगभग सभी माइटोकॉन्ड्रियल और उनके निवासी mtDNA को प्रतिस्थापित करते हैं और इसलिए किसी भी विरासत में प्राप्त किया जा सकता है। mtDNA रोग ज़्यादातर लोगों में प्राथमिक माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी एक आनुवांशिक स्थिति है जिसे कई तरीकों से विरासत में मिला माता या पिता से उनके बच्चों को पारित किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में एक बच्चों को जोड़े में जीन विरासत में मिलते हैं, एक जीन माँ से और एक पिता से, अतः केवल एक कथन सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाया जाता है वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है दिया हुआ है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, दूसरा है ज्वाला का तापमान, तीसरा है ढक्कन का पठार या ढक्कन का भार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 और 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्यों होगा यहाँ ध्यान देना। प्रेशर कुकिंग को सीलबंद बर्तन में बर्तन में पानी या अन्य खाना पकाने के तरल का उपयोग करके खाना पकाने की एक प्रक्रिया है जिसे प्रेशर कुकर कहा जाता है। यह कम समय के भीतर लंबी ब्रेजिंग के प्रभावों का अनुकरण करता है। लगभग कोई भी भोजन जिसे भाप या पानी आधारित तरल पदार्थों में पकाया जाता है उसे प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता है। बड़े छेद से बाहर जाने वाली भाप में वृद्धि होगी जिससे तापमान में अधिक कमी आएगी। ज्वाला का तापमान बढ़ने के साथ साथ अंदर का भी तापमान बढ़ता जाएगा। ढक्कन के वजन का प्रेशर कुकर के अंदर के तापमान से कोई लेना देना नहीं है, अतः कथन 1 और 2 सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु। अब इसमें दिया हुआ है कि उपरयुक्त में से किन्हें कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 और 2, फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 3, चौथा दिया हुआ है डी 1, 2 और 3। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 और 2, यानी जीवाणु और कवक। तो यहाँ ध्यान देना, जीवाणु व कवक को कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संबंधित किया जा सकता है। जीवाणु अकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है। ये पृथ्वी पर मिट्टी पर नाभिकीय पदार्थों, जल तथा कार्बनिक पदार्थों आदि में पाए जाते हैं। कवक या फफूंद एक प्रकार का जीव होता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरस में एकल तंतु DNA जिसे जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरस में द्वितंतु DNA या संजीन जीनोम होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के होता है, जबकि एड्स AIDS रेट्रो वायरस के कारण होता है। अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी केवल 2 होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, केवल कौन सा होगा, 2 सही होगा। ठीक, अब क्यों होगा हम देख रहे हैं। एडिनो वायरस मध्यम आकार की अविकसित वायरस होते हैं जिनमें डबल फंसे DNA युक्त को
इकोसोहेड्रल न्यूक्लियोसिड होता है। रेट्रोवायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एनिमल वायरस होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंटरमीडिएट को नियोजित करते हैं। एडेनोवायरस वायरस का एक समूह है जो आमतौर पर श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कि एक सामान्य सर्दी, नेत्र श्लेष्माशय, आँख में एक संक्रमण जिसे कभी कभी गुलाबी आँख कहा जाता है, कुप्र, ब्रोंकाइटिस या मानव इम्यूनोफ्लुएंसी वायरस HIV को के परिवार के भीतर जीनस लेंटिवायरस में वर्गीकृत किया गया है। अतः केवल कथन 2 सही होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है या ऊष्मा का सुचालक है, सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, और डी, या हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? इसकी प्रकृति क्या है? द्विध्रुवीय है। क्यों? क्योंकि जल का फार्मूला आता है H2O, तो यहाँ से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, तो ये ऑक्सीजन का जो है फार्मूला बना। तो अब यहाँ देखेंगे, पानी किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थ को घोल सकता है, क्योंकि पानी को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, या किसी भी अन्य तरल की तुलना में अधिक पदार्थों को घोलने में सक्षम है। पानी के अणुओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की ध्रुवीय व्यवस्था होती है। एक तरफ हाइड्रोजन में सकारात्मक विद्युत चार्ज होता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन में नकारात्मक चार्ज होता है। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां और LED बत्तियों में किस तरह भिन्न है? सोडियम बत्तियां और LED बत्तियों में किस तरह भिन्न है? तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ से देखना है, पहला है कि सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा बोला है, सड़क की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। तो जो इसका ऑप्शन होगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो देखना है। अभी एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि केवल सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग 1 वर्डी होता है, और जबकि LED बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ड सुविधाएं जिसे कलर एडवांटेज प्रदान करते हैं कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला केवल 3, दूसरा दिया हुआ है केवल 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 और 3, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 3। तो 1 और 3 में क्या बोला है कि सोडियम लैंप सर्वदिशात्मक होते हैं, वे 360 डिग्री में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जबकि LED लैंप 180 में प्रकाश उत्सर्जित करती है। LED का जीवन काल सोडियम से अधिक होता है। सोडियम लैंप मोनोक्रोमेटिक होते हैं और LED को प्रकाश व्यवस्था के लिए आवश्यक पारंपरिक रंग फिल्टर का प्रयोग किए बिना दृश्यमान हल्के रंगों को पूरे स्पेक्ट्रम में उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। अतः कथन 1 और 3 सही है। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनः स्थापित जिसे इंट्रोड्यूस्ड जीन कहा जाता है। ऑप्शन बी, भारत के निजी उपग्रह संचलन प्रणाली का विकास। ऑप्शन सी, वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कलर, और ऑप्शन डी है विषाणु जनित रोगों का प्रसार। तो इसका जो ACE2 का पद है, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी सही है। ठीक, क्यों? क्योंकि विषाणु जनित रोगों के प्रकार से संबंधित है। ACE2 या एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 एक एंजाइम है जो आंतों, गुर्दों, वृषण, पित्ताशय और में कोशिकाओं की झिल्ली से जुड़ा होता है। एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 ACE2 का SARS-CoV-2 वायरस के रिसेप्टर के रूप में पहचाना गया है। अब यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 12 था,
अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बिस्फिनॉल ए BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक यानी मुख्य घटक है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन, ऑप्शन बी दिया हुआ है पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन सी दिया हुआ है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, ऑप्शन डी दिया हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पॉलीकार्बोनेट। बिस्फेनॉल ए BPA मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के उत्पादन में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादित एक रसायन है। भंडारण कंटेनर, पानी की बोतलें और बच्चों की बोतलें। BPA स्तन के दूध में भी पाया जा सकता है। लोगों के BPA के बारे में चिंतित होने का कारण यह है कि BPA के लिए मानव जोखिम व्यापक है। ठीक, मानव के लिए जोखिम व्यापक है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने का हानिकारक माना गया है। पहला है खाद्य परिरक्षक, दूसरा फल पकाने वाले पदार्थ, तीसरा पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र और ऑप्शन डी प्रसाधन प्रणाली। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हम देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी में क्या बोला है, ध्यान देना। ऑप्शन डी में कि ट्राइक्लोसन कई उपभोक्ता उत्पादों में जोड़ा जाने वाला एक घटक है, जिसका उद्देश्य जीवाणु संदूषण को कम करना या रोकना है। इसे कुछ जीवाणुरोधी साबुन और बॉडी वॉश, टूथपेस्ट और कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में मिलाया जाता है। ट्राइक्लोसन का उपयोग उत्पादों को जीवन को बढ़ाने के लिए रोगाणुरोधी रसायनों के रूप में किया जाता है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि ट्राइक्लोसन न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव से है और न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है। तो ये था पहला पार्ट में हमने जो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आए थे और हमने उनके उत्तरों पर चर्चा किया। तो इसी तरह कल का जो होगा वो भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखना, यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।